भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। रक्षा मामलों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे पायदान पर आ चुका है। इन सब के पीछे वजह भारत का आत्मनिर्भर अभियान है। मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में मेक इन इंडिया को लेकर देश में जैसा आवरण तैयार किया है, जिस मकसद को लेकर अभियान चलाया, उसका ही परिणाम है कि भारत निर्यातक देशों की पहली सूची में स्थापित हो चुका है। 144 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। तो विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश भी भारत ही है, जिनकी तादाद कुल आबादी की 60% से ज्यादा है। यानी 85 करोड़ की युवा आबादी के साथ भारत सांस ले रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इसी अनुपात में रोजगार की आवश्यकता भी होगी, जबकि भारत में युवा रोजगारों की संख्या में साल दर साल इजाफा होते जा रहा है। यह भी सच है कि योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार भी मिल रहे हैं। विदेशों में भी भारतीय टैलेंट का सम्मान हो रहा है। इसके बावजूद देश में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे आपके साथ। हमारी खास पेशकश मुद्दा में आपका स्वागत है। आर्थिक नजरिए से भारत की स्थिति का आकलन किया जाए तो ज्यादातर लोगों को भारतीय होने पर गर्व होगा। आज का भारत वही भारत है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसे पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया और खजाना खाली कर दिया। इतने के बावजूद आजादी के महज 75 सालों में ही भारत मजबूती के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच देश की आबादी भी तेजी से बढ़ी है, तो आबादी के साथ बेरोजगारी दर में इजाफा भी हुआ है और यही रोजगार पर सवाल या बवाल आज का मुद्दा है। देश की वर्तमान स्थिति पर बात की जाए तो सरकार के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है, जबकि स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जून 2024 में 9.2% बताई गई है। देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को लेकर आंकड़ों पर थोड़ी और गहराई से ध्यान दिया जाए तो CMIE के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण से पता चलता है कि जून 2024 में महिला बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक 18.5% तक पहुंच गई। यह पिछले साल की समान अवधि के 15.1% से अधिक है। वहीं पुरुष बेरोजगारी 7.8% रही, जो जून 2023 के 7.7% से थोड़ा अधिक है। जबकि श्रम भागीदारी दर मई में 40.8% से जून 2024 में 41.4% हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी दर मई में 6.3% से जून में 9.3% हो गई। शहरी बेरोजगारी दर 8.6% से बढ़कर 8.9% हो गई। LPR कुल कामकाजी आयु वर्ग 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करने वाले लोगों से बना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग युवा हैं। इनमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी 2000 के मुकाबले दोगुनी हुई है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। साल 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। इनमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त इन आंकड़ों का अध्ययन इस तथ्य को साबित करता है कि देश में रोजगार पर बवाल या सवाल स्वाभाविक है और सत्ता के खिलाफ राजनीतिक रोटी सेकने का सशक्त माध्यम भी है। सवाल यह है कि देश में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो इसकी मूल वजह क्या है? सबसे पहले समझने की आवश्यकता है यह है कि क्या 100% आबादी को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव है? रोजगार का तात्पर्य क्या केवल शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्थानों में सेवा देने से है? तो यहाँ पर विषय की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो कारण क्या है। मशहूर गायक काफिल
आजर अमरोही ने लिखा है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। भारत में बेरोजगारी का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह सदन से सड़क तक बवाल मचते अक्सर देखा जाता है, एक पद के लिए हजारों युवाओं को कतारबद्ध हलाकान होते देखा जाता है, संघर्ष और सब्र का बांध कई मर्तबे टूटते देखा गया है, जिस पर कभी विराम लग पाएगा ऐसी उम्मीद फिलहाल तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस पर कमी लाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके तरीके क्या होंगे, इस पर पूरी बात करेंगे। उन वैकल्पिक माध्यमों को लेकर भी चर्चा होगी जिसके जरिए देश की युवा पीढ़ी को आसानी से देश की आर्थिक तरक्की से जोड़ा जा सकता है। इससे पहले बेरोजगारी के मूल कारकों को लेकर भी बात करना जरूरी है। देश में जनगणना 2011 के बाद से नहीं हो पाई है। तब देश की आबादी 121 करोड़ के पार हो चुकी थी। वर्तमान में देश की आबादी 144 करोड़ के पार हो चुकी है, ऐसा अनुमान है। इस दौरान देश के सामाजिक, आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर खुद को वैश्विक पटल पर न केवल स्थापित किया है, बल्कि मजबूत स्तंभ के तौर पर विद्यमान भी है। अब सवाल यह है कि भारत जब पूरी क्षमता के साथ विश्व के ताकतवर देशों की श्रेणी में मजबूती के साथ खड़ा है, तो देश के भीतर रोजगार पर बवाल की वजह क्या है? तो अध्ययन से पता चलता है कि देश में बढ़ती आबादी पर रोक नहीं लग पाया है, जिसकी वजह से आर्थिक कमजोरी से परिवार जूझता है। कमजोर आर्थिक परिस्थिति से शिक्षा प्रभावित होती है। शिक्षा कमजोर होने की वजह से दिमाग का विकास बाधित होता है। कार्यशैली प्रभावित होती है। कौशल स्तर का विकास नहीं हो पाता। यहाँ पर बारी है विशेषज्ञों से उनकी राय लेने की। हमारे अध्ययन से सामाजिक संरचना को समझने वाले प्रबुद्ध जन कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनका अध्ययन क्या कहता है, यह जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं। हमारे साथ जवाहर सुर सेठी जी लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि एक बड़े शिक्षाविद हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षाविद और इस तरह के मामलों के बड़े जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर सुर सेठी जी, आपका सादर नमस्कार एशियन न्यूज पर। आप क्या कहना चाहेंगे, रोजगार सवाल या बवाल, इस मुद्दे पर आपके क्या टिप्पणी है, क्या राय है, जो कि हाल ही में संसद से लेकर सड़क तक कई मुद्दों में, कई मायनों में एक बड़ा मुद्दा निखर कर और उभर कर देश के सामने आया है। सारी पार्टियों ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने अपने अपने आंकड़े गिनाए हैं, अपने अपने तथ्य दिए हैं। आप इस पर एक अपना क्या विशेष टिप्पणी और अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? देखिए, बवाल तो जायज है जी। और जायज इसलिए है क्योंकि युवा 65% है 35 के नीचे। जी। हाँ, तो इतने लोगों को अगर आप रोजगार नहीं दे पाओगे या कुछ लोगों को तो कम से कम दोगे तो बवाल होगा। लेकिन इसके कारणों पे एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें तो 3 चीजें दिखती हैं और 3 जिम्मेदार चीजें दिखेंगी। एक तो सरकार अपने राजकोषीय घाटे को घटाने के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनको रोक के रखती है, उनको रिक्तियों को भरती नहीं, चाहे वो राज्य हो चाहे देश की सरकार हो। दूसरा है, युवा कई बार बेरोजगार रहना पसंद करता है शासकीय नौकरी के लिए, इसलिए वो चुप बैठता है लेकिन नौकरी नहीं करता। वो अपने आप से बेरोजगार रहना चाहता है इस मामले में। और तीसरी बात यह है कि नौकरियां होने के बावजूद उनके लायक युवाओं को नहीं पा पाना एक बड़ी तकलीफ दिखती है, क्योंकि युवा बेरोजगार है और नौकरियां रिक्त हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। जी। जवाहर सुर सेठी जी, एक बहुत बड़ा विषय है जनसंख्या को लेकर, जिसके बारे में प्रकाश डालना जरूरी है, समझना जरूरी है। 2000 की बात करें या 2011 की बात करें या आज 2024 की बात करें, जिस तरह से युवा बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं, देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं प्रशासन के तौर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आप अगर जब तक जनसंख्या को नहीं कंट्रोल करेंगे, रोजगार की पूर्ति होगी कैसे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंकड़े जो बता रहे हैं आज की तारीख में, उसको सिर्फ आज के तारीख के हिसाब से ना देखकर जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीरे धीरे घट रही है और अगले 5-6 साल में ये नेगेटिव होने की आशंका है भारत में। अच्छा जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज की परिस्थिति में आप देखेंगे तो युवा बहुत है, रोजगार कम है, तो हल्ला तो हो जी। हाँ, जनसंख्या का प्रॉब्लम आगे चल के ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन आज का सवाल वहीं का वहीं खड़ा।
देखिए सेठी साहब, एक आपसे सवाल करना चाहूंगा और जो बड़ा तथ्यात्मक सवाल भी है। आप इस मामले के पुराने जानकार हैं, शिक्षाविद भी हैं, आपने कई संस्थानों को भी चलाया है। आपके हिसाब से भारत सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को किस दिशा में पहल करनी चाहिए? भारत सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, कई हिसाब से वह सोच रहे हैं, कई हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं, फंड अवेलेबल करा रहे हैं, कहीं ना कहीं यंग इंडिया के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, मेक इन इंडिया के नाम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, उद्यमिता के नाम पर कई तरह से बैंकों से पैसे दिलाए जा रहे हैं। तो आखिर रोजगार उत्पन्न होगा कैसे? सब कोई सरकारी नौकरी में तो जा नहीं सकता, यह एक अटल सत्य है। सरकार भी इतनी नौकरी कहां से निकालेगी? तो आखिर इसका समाधान क्या होगा? युवा क्या करें? उसमें यह था कि अगर निजी क्षेत्र में कुछ नौकरियां रिक्त हैं और उसके लायक लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लायक कौशल विकास से उन लोगों को तैयार किया जाए। एक तो तरीका ये है जी, हाँ, कि लोगों को लायक बनाया जाए, और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पर्याप्त प्रावधान है जी, और पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा है स्वरोजगार, एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो सरकार इस बार भी बजट में 1000 करोड़ का ऑप्शन दिया है। बिल्कुल। हाँ, वो युवाओं को धीरे धीरे लेना चाहिए। अभी तक वो बड़े शहरों तक सीमित है। हाँ, उसको अगर बड़े व्यापक रूप में लेंगे तो रोजगार न सिर्फ खुद स्वरोजगार में जाएंगे और रोजगार पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर सूर्य सेठी साहब आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में रोजगार की आंख मिचौली क्यों होती है, जबकि देश में रोजगार के नए साधन और संसाधन में इजाफा हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर रोजगार मूलक कार्यक्रम चला रही है, तो निजी नियोक्ताओं के पास भी रोजगार देने की क्षमता बनी रहती है और बन भी रही है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल देश में बेरोजगारी के 7 प्रकार हैं। बेरोजगारी में इन प्रकारों का क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, यह बेरोजगारी का एक प्रकार है जहां काम करने वाले लोग वास्तव में जरूरत से ज्यादा होते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्रों या कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह भी एक बड़ा बेरोजगारी का प्रकार है। यह बेरोजगारी तब पैदा होती है जब कामगारों के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच कोई मेल नहीं होता। भारत में बहुत से लोगों को उनके कौशल के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती, या आवश्यक कौशल की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण उन्हें संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति होती है जब लोगों के पास वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान काम नहीं होता। जैसे भारत में मजदूरों के पास पूरे वर्ष शायद ही कोई काम हो। कमजोर बेरोजगारी, इसके तहत लोगों को बेरोजगार माना जाता है। लोगों को अनौपचारिक रूप से काम दिया जाता है, यानी बिना किसी उचित नौकरी अनुबंध के, और इस तरह उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता। यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। अगली बात करते हैं तकनीकी बेरोजगारी। वह स्थिति जब लोग प्रौद्योगिकियों में उन्नति के कारण अपनी नौकरी खो देते हैं। 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत के स्वचालन के खतरे में पड़ रही नौकरियों का अनुपात साल दर साल 69% है। चक्रीय बेरोजगारी, व्यापार चक्र के कारण होने वाली बेरोजगारी। यह मंदी के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घट जाती है। भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। अगली बेरोजगारी का प्रकार है घर्षण बेरोजगारी। यह एक ऐसी स्थिति है जब लोग नई नौकरियों की तलाश में या नौकरी बदलने के दौरान थोड़े समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। घर्षण बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह नौकरियों के बीच का समय अंतराल होता है। घर्षण बेरोजगारी को स्वैच्छिक बेरोजगारी भी माना जाता है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि वास्तव में श्रमिक खुद बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि देश में सरकारी एजुकेशन सिस्टम के हालात एकदम खस्ता हैं। हालांकि इसके पीछे वजह को भी समझना जरूरी है। भारत सरकार देश को शिक्षित करने के लिए कमी नहीं कर रही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अधिकांश परिवार शिक्षा को महत्व देने की बजाय कमाई को ज्यादा तवज्जो देता है। ज्यादातर गरीब परिवार गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह पर उन्हें काम करवाते हैं या उन्हें काम पर लगा देते हैं। कई बार गरीबी से मजबूर होकर लोग अपने बच्चों को होटल ढाबे पर काम करने के लिए भेज देते हैं। देश में
टेक्निकल एजुकेशन बहुत महंगा है। आईआईटी, आईआईएम जैसे सरकारी कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज, सबकी फीस लाखों में है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, अगर देश में हाई स्किल्ड लेबर होगा तो उस देश में टेक्निकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा होगी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। हाई स्किल्ड लेबर को सैलरी भी अच्छी मिलती है, ज्यादा आमदनी यानी मार्केट में ज्यादा डिमांड, तो ज्यादा डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए और लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, जिससे देश में बेरोजगारी कम होगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर हम फिर चलते हैं एक्सपर्ट की राय जानने और समझते हैं कि आखिर बेरोजगारी सवाल या बवाल को कैसे सरकार निपट सकती है और इसमें कहां तक सच्चाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़े एक्सपर्ट संजय मिश्रा जी भोपाल से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इनको बहुत अच्छी समझ भी है, युवा भी हैं और यस पढ़े लिखे भी हैं। तो संजय मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके की जितने भी कवायद भारत सरकार कर रही है, इस सब करने के बाद भी आखिर क्यों भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो हर समय एक बवाल का रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात हम नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? संजय मिश्रा जी। देखिए, स्पष्ट तौर पर ये एक गर्व का विषय है कि हमारा देश, भारत देश, युवाओं का देश है जी। लेकिन उससे भी भयावह स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों वाला देश जो है भारत देश है। ये हमारे लिए एक बहुत भयावह स्थिति वाली बात है जी। मुझे लगता है कि सरकारें कोई भी हो, ये हम युवाओं को सिर्फ बेरोजगार नहीं बल्कि बेकार भी समझती जी। दिनों दिन हम मध्य प्रदेश में मैं काम किया हूं, अच्छे स्तर पर किया हूं बेरोजगारी पर। तो मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं तो मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, सरकार उनको भरना नहीं चाहती। एक तो गिनी चुनी चुनिंदा भर्तियां निकलती हैं, 1000 पोस्ट रहती हैं, तो उस पे कम से कम 10 लाख 25 लाख छात्र उसमें अप्लाई करते हैं। न समय पर एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, या पूरे देश की स्थिति है। अगर एग्जाम हुआ भी, जो छात्र क्वालिफाई भी कर लेते हैं उनको समय पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। तो मुझे लगता है कि एक सरकार की एक पॉलिसी है कि कैसे भर्तियों को केसों में उलझा दिया जाए। दिनों दिन निरंतर एग्जाम होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एग्जाम केस में फंस गया तो जो छात्र छात्राएं तैयारी करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको ओवर एज होने की चिंता होती है। बिल्कुल। कोर्ट में भी ये सरकारें झूठ बोलती हैं, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करना कोई इन सरकारों से सीखे। 10 में से 9 शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार जो ग्रेजुएट हैं। मध्य प्रदेश में माने तो 2017 से लेके आज तक महिला एसआईओ की कोई भर्ती नहीं निकली है। और मध्य प्रदेश में आपको बताऊं लगभग रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं 35 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। बिल्कुल। जबकि ओरिजिनलिटी क्या है, इससे भी भयावह स्थिति है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बहुत बड़ी होगी। जी हाँ, बहुत भयावह समस्या है, क्योंकि जो छात्र एक मिडिल क्लास छात्र अगर शहरों में पढ़ने आता है तो कहीं ना कहीं वो इतना कैपेबल नहीं होता। वो लोन लेगा और इस उम्मीद से पढ़ाई करता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो पढ़ाई लिखाई करके निकलता है तो उसे फूड डिलीवरी की या इस तरीके की 5000 8000 की नौकरी भी करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकारों को पब्लिसिटी से हटके, क्योंकि जब युवा देश का आगे बढ़ेगा, प्रदेश का युवा, क्योंकि युवाओं में बहुत कैपेबिलिटी है कुछ करने की अलग अलग तरह के, तो जब तक युवाओं को सरकार नहीं समझेगी, अगर वोट बैंक के लिए यूज करती रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो समय भी आने वाला है कि जब चोरी, डकैती, मारपीट, नक्सलवाद, ये सब बेरोजगारी की ही देन है। आप देख ही रहे हैं कि दिनों दिन कितने नक्सलवादी बढ़ते जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आने वाला समय और भयावह होगा। जी, बहुत बहुत गूढ़ बात कही आपने संजय मिश्रा जी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे जो नक्सलवाद है, गुंडागर्दी है, चोरी डकैती है, इन सब चीजों के पीछे असामाजिक तत्व जो भी बन रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मूल कारण है, और जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यह एक और बड़ी बात आपसे समझ में, आपसे बात करते हुए निकल के आई कि
सरकार जितना खर्च फ्री की रबड़ी बांटने में करती है, रेवड़ी जिसको नया नाम दिया गया है, बांटने में करती है, फ्री बीज पे जितना खर्चा होता है, अगर उसी पैसे को उन्हीं कहीं ना कहीं मद को रोजगार में लगा दिया जाए तो कई नौकरियां निकाली जा सकती हैं और कई युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो आपकी बात से निकल कर आई है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो रोजगार मेलों के आयोजन का जो एक डिंडोरा पीटती है जी, इसकी सच्चाई एक रोजगार मेले के आयोजन में कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा लगता है जी। और उस रोजगार मेलों के आयोजन में जब निकल के आए, जब हम उसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि 20 या 25 या 50 ऐसे युवाओं को रोजगार मिला, वो भी फूड डिलीवरी या डोर टू डोर इस टाइप के। मुझे लगता है कि ये पहली चीज कि आप रोजगार के लिए पब्लिसिटी, 1 रुपए का काम करोगे और 100 रुपए लगा के उसको 1000 का दिखाना, ये बंद करिए। उसका सृजन कितने रुपए में कैसे हो उस पर ध्यान दो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मुझे लगता है कि जब रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष हुआ करती थी, उस दौर में हमारे देश की और प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो काम करने के लिए लोग कम होते थे और टाइमिंग जो है ज्यादा रहता था। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा जो सरकार निरंतर 60 से 62 करती जा रही है और 62 से 65 भी करने पर तुली है, तो रोजगार पहला पॉइंट कि जो रिक्त पद भरे हैं उनको हम कैसे जल्द से जल्द भरे, जो लाखों युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा है जी, तो जनसंख्या के साथ जैसे बढ़ती जा रही है तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 से कम इनको 58 वर्ष करना चाहिए, ताकि अगर हमारे इस 4 वर्षों में जो रोजगार सृजित हो सके वो नए युवा पीढ़ियों को मिले। और जब हम युवा सशक्त होगा हमारे प्रदेश का, तो मुझे लगता है कि देश भी नई ऊंचाइयों पर जाएगा। क्योंकि आज युवा आत्महत्या करने पर, आपको बताऊं, सिर्फ भोपाल शहर में प्रतिदिन 2 से 3 युवा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आत्महत्या कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 5 युवा आत्महत्या करता है जी। तो रोजगार के लिए जमीन से जुड़ी बातें देखें, आंकड़ों की बाजी सरकार खूब करती है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर ग्रेजुएट युवाओं में है। 20 से 25 वर्ष के युवाओं में देखें तो लगभग 60% बेरोजगारी महिलाओं में है और 28% बेरोजगारी युवाओं में है, जो पुरुष युवा है। तो मुझे लगता है कि इन 2-3 चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप एक चीज और नोट रखिए, आने वाले 5 से 10 वर्षों में आंतरिक गृह युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय मिश्रा जी। आपने बहुत सटीक शब्दों में और बहुत सही चीज कहा है और बहुत आगाह भी किया है कहीं ना कहीं सरकार को। और एक युवा विचारधारा के हिसाब से संजय मिश्रा जी, आपने जो बातें कही हैं वो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देने लायक है। सरकार को इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज की स्थिति में मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देकर, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर, उद्यमियों को बढ़ावा देकर इसमें बहुत सारा काम किया है, यह एक सच है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं जी, तो पिछले 7 वर्षों में लगभग 7 साल में 18 लाख जो छोटे बड़े उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है, लगभग 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं। और इन 18 लाख उद्योग जो बंद हुए हैं उनमें से ये इतने तो रजिस्टर्ड हैं कि लगभग 54 लाख जो रोजगार जिनके पास था उनके रोजगार छीने हैं जी। तो 7 वर्षों में अगर 18 लाख छोटे बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं और लगभग 55-60 लाख लोगों के रोजगार जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे स्किल इंडिया हो, डेवलप इंडिया हो, ये जमीन पर इसका क्या इंप्लीमेंट है वो बिल्कुल संजय मिश्रा जी, आप सही कह रहे हैं। इसके कई और दूसरे पहलू भी होंगे, कई रोजगार और कई यूनिट चालू भी हुए हैं, ये भी एक सच है। लेकिन यह भी है कि इस बीच में कोरोना और कई ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई जिसके कारण कई रोजगार और कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद भी हुए। ये सब भी कई अलग तथ्यात्मक पहलू हैं जिसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा जाना चाहिए और जिस पे भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद संजय मिश्रा जी, आपने बहुत सही और सटीक शब्दों में एशियन न्यूज के माध्यम से
आपने सरकार को यह बताने की कोशिश की कि अगर सरकार रिक्त पदों को भरती है और रिटायरमेंट के उम्र को बढ़ाने की जगह कम करती है तो रोजगार सृजन ज्यादा होगा और इसका बहुत व्यापक तौर पर असर पड़ेगा बेरोजगारी को कम करने में। आजाद भारत को 77 साल पूरे होने जा रहे हैं। साल 1947 में जब देश को आजादी मिली तब कुल आबादी केवल 34 करोड़ आंकी गई थी। इन 77 सालों में आबादी 110 करोड़ बढ़ी है और 144 करोड़ के करीब हो चुकी है। इन 77 सालों में देश ने तरक्की के कई आयामों को हासिल किया और प्रक्रिया अब भी जारी है। भारत के लिए बीते 10 साल कई मायनों में अभूतपूर्व इसलिए साबित हुआ क्योंकि यही वह काल रहा जब भारत की असल ताकत दुनिया ने देखी। यही वो 10 साल हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में शामिल हुई और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत बढ़ रहा है। पर देश में बेरोजगारी की खाई इतने के बावजूद नहीं भर पाई है। तब अशिक्षा और गरीबी हावी थी जो आज भी है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। एक विकसित राष्ट्र के सपने के लिए इस खाई को पाटना सबसे पहली और बड़ी चुनौती है। दो राय नहीं है कि भारत सरकार अपनी कोशिशों में कमी कहीं भी नहीं कर रही है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश के सभी राज्यों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या यथावत बनी हुई है। एशियन न्यूज की इस खास पेशकश मुद्दा में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए मसले के साथ एशियन न्यूज के इस प्रोग्राम मुद्दा में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी देश की सेना